नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार है प्रवीण डामोर, रेखा शर्मा, सैंडी वर्मा, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का आज की करंट अफेयर्स में हम स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह भैया, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कारम 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 नमस्कारम। सभी को नमस्कार है। देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। सभी उठ जाइए, जाग जाइए और पहचानिए अपने आप को, किस उद्देश्य के लिए आप आए हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास की, आज की कथा की शुरुआत है। और जैसा कि आपको पता है, प्यारी प्यारी राखी आज है, तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी मित्रों को। क्या है, हार्दिक बधाइयां हैं रक्षाबंधन की। और 11 अगस्त हो चुका है आज, आपको पता है 2022 का वर्ष चल रहा है और बात हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए मित्रों, कुछ पंक्तियां जो आपको कल ही बताई गई थी वही ज्ञान की बातें आज भी बता देते हैं। ज्ञान में कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं हम। तो क्या है भैया, बाबा का ज्ञान आज का। हाँ जी, बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। क्या है ज्ञान के पिटारे की बात। भरोसा है हमें खुद पर, भरोसा है हमें खुद पर, देर सवेर खैरियत पूछेंगे, देर सवेर खैरियत पूछेंगे, पता है हमें वक्त के साथ लोग हमारी हैसियत पूछेंगे। इस वजह से हम हैसियत बताने के लिए पहले से ही क्या है भैया, तैयार हैं। जमाना खामोश है रह राह भर खामोश, क्या खबर क्यों है हर राह गुजर खामोश। वक्त का तकाजा है बदल दो आलात, ना कोई घर डगर ना खामोश है। कोई खामोशी से आपका पता पूछे, उससे पहले ही आप इस प्रकार की पहचान स्थापित करें कि उसको खामोशी के साथ आपकी पहचान ना पूछनी पड़े। तो चलिए मित्रों, आज की कथा की शुरुआत करते हैं। और आज की कथा का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने जा रहा है, जरा देखिएगा। आज का पहला सवाल भी बड़ा अच्छा है और सब सवाल जो पीछे के मैंने करवाए हैं अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन, वो सभी सवाल भी वापस आपके सामने रिवाइज किए जाएंगे। आप लोग जरा धैर्य से इन सवालों के जवाब दीजिएगा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता? हाँ भाई पोली, तू बता आज पहले, सबसे पहले जी। रीचा शर्मा, राठौड़ बाईसा, जीएस शर्मा, सभी मित्रों को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है। जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है जरा बताइएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को। तो देखिए मेरे मित्रों, आपसे सवाल पहला है 7 अगस्त। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान करिएगा कि वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। और नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर, तब उनके इस पल को यादगार बनाने के लिए क्या किया गया था, भाला फेंक दिवस की घोषणा की गई थी। 9 अगस्त को अभी हाल ही में आपको पता होगा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी दिवस कब मनाया गया सर? विश्व आदिवासी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था 9 अगस्त की तारीख को। अब आपसे पूछा जा रहा है, और आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, ठीक है, और अभी अभी भारत छोड़ो आंदोलन ने अपने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो 80 वर्ष जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन ने पूर्ण कर लिए हैं। अब आपको इसका सही जवाब देना है कि भाई किस तारीख को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको हिरोशिमा नागासाकी दिवस भी बताया गया था कल की तारीख में कि भैया विश्व हिरोशिमा और नागासाकी दिवस, ठीक है, हिरोशिमा अलग और नागासाकी अलग, 2 दिन हैं जो आपको याद करने थे। शायद आपने याद किए होंगे, मुझे लगता है। तो इसका राइट आंसर जो दे रहे हैं वो सब गलत है। इसका राइट आंसर जो है वो मेरे मित्रों क्या है, 10 अगस्त है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जैव ईंधन क्या है? एक तो हमारे पास ईंधन के कुछ
प्राकृतिक कृत्रिम साधन भी हैं और प्राकृतिक साधन भी हैं। हाँ, 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 2015 से शुरू हुआ था। तो ठीक इसी प्रकार हम जैव ईंधन का विकास विश्व में कर पा रहे हैं और यह धीरे धीरे जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या होता जा रहा है, लाभदायक होता जा रहा है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो 10 अगस्त को यह विश्व जैव ईंधन मनाया गया अभी हाल ही में। तो यहाँ पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी क्या किया गया, मनाया गया अभी हाल ही में। और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी क्या किया गया, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, ये ध्यान रखना मेरे मित्रों, क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो इस दिन क्या किया गया, मनाया गया। और सबसे पहले इस दिवस की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। ये भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर नागासाकी दिवस जो है, नागासाकी, ये नागासाकी दिवस भी क्या किया गया, मनाया गया अभी हाल ही में। और एक घटना आपको पता होगा, अगस्त के महीने भी काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, ये काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना भी अगस्त के महीने में संपन्न हुई थी। आपको पता होगा बिस्मिल्लाह खान, रोशन लाहिड़ी, ये सब 4 लोग जो हैं वो इस घटना से संबंधित थे। बाद में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने जा रहा है। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है इस सवाल का सही आंसर। दूसरी पीढ़ी यानी 2G एथेनॉल संयंत्र, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है, ये कहां पर स्थित है। यानी जैव ईंधन दिवस जो मनाया गया अभी हाल ही में, यानी विश्व जैव ईंधन दिवस जब मनाया गया, विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस, इस दिवस के अवसर पर यानी कि 10 अगस्त के दिन, 10 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको पता होगा, दूसरी पीढ़ी के 2G के यानी एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये कहां पर स्थित है, आपको यह बताना है। जयपुर राजस्थान में, पानीपत हरियाणा में, गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर कुमार कैसे लिखा गई, गांधीनगर कहां पर भैया, गुजरात में, और आपको पता होगा पटना बिहार में। तो दूसरी पीढ़ी के 2G इथेनॉल संयंत्र, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, ये कहां पर स्थित है और किस बात के लिए हमें ध्यान रखना है। विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वो आपको ध्यान रखना है, 10 अगस्त को मनाया गया। उसी दिन प्रधानमंत्री ने दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया और ONGC नामक जो कंपनी है उसके द्वारा ये बनाया गया है। और ये इथेनॉल जो है वो पेट्रोल जैसे पदार्थ जो है उनको मिलाने में काम आता है, क्योंकि इथेनॉल जो है उसकी 25% जो मात्रा है वो हमारे यहाँ पर पेट्रोल में मिलाई जाती है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं। इससे पर्यावरण जो है वो कम प्रदूषित होता है, ऐसा कहा जाता है। और हमारे जो कृषि अपशिष्ट पदार्थ हैं उससे इथेनॉल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पानीपत हरियाणा जो है, पानीपत हरियाणा में अभी 2G कि दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का क्या किया गया, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस यानी 10 अगस्त के दिन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, पानीपत हरियाणा है। गांधीनगर गुजरात में अभी आपको पता होगा डेफ एक्सपो या डिफेंस एक्सपो का आयोजन 2022 का जो एक्सपो है उसका आयोजन अक्टूबर माह में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, गांधीनगर गुजरात के अंदर किया जाएगा। पटना बिहार से कल बड़ी खबर आपको पता चली होगी, नीतीश कुमार 8वीं बार जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। और तेजस्वी यादव जो हैं ये यहाँ के क्या बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। तो यहां पर क्या बने हैं भैया, सीएम बने हैं। और 8वीं बार इन्होंने बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली है। और तेजस्वी यादव जो हैं इनको क्या बनाया गया है, डिप्टी सीएम बनाया गया है। डिप्टी सीएम किसको बनाया गया है, ये तेजस्वी यादव। ये जदयू जो पार्टी है उस पार्टी से संबंधित है और ये आरजेडी जो पार्टी है, आरजेडी, उस आरजेडी पार्टी से संबंधित है जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी हुआ करती थी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब आपकी परीक्षाओं से संबंधित सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है सर।
ये आ ही गया है भैया। किसने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ ग्रहण की है? तो यहां पर बिहार में फागू चौहान जो है, इन्होंने 8वीं बार बिहार के सीएम के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ किसको ग्रहण करवाई है, आपको यह बताना है। लालू प्रसाद यादव नहीं, तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम बने हैं। क्या बने हैं? ये डिप्टी सीएम जो है वो बनाए गए हैं भैया। कौन सी पार्टी से हैं सर? आरजेडी पार्टी से संबंध है इनका। नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पर क्या बने हैं भैया? सीएम बने हैं, और इनका संबंध जो है वो किससे है? जेडीयू से है, ठीक है। और राबड़ी देवी जो है वो किसकी पत्नी है? लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, और लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा रुतबा रहा है बिहार में, ठीक है। अब तो बुढ़ापे में है, और चारा घोटाले के अंदर आपको पता होगा इनको जेल भी हुई, अभी बेल पर है शायद, और हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन ये सब बातें आप जानते ही हैं, वही है। तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? नीतीश कुमार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है वर्तमान में? तो आप जानते ही हैं, अशोक गहलोत जी राजस्थान के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और अगर उनको एक कार्यकाल और मिल पाता है तो राजस्थान के लंबे समय तक, यानी सबसे अधिक कार्यकाल के मामले में भी उनकी एक पहचान स्थापित हो सकती है। लेकिन अभी तो दूसरा नंबर उनका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? नीतीश कुमार जो है वो आपको ध्यान रखना है। और बिहार की राजधानी क्या है भैया? बिहार की राजधानी आप लोगों को पता है, पटना बिहार की क्या है? राजधानी है। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। यहां पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस यानी जेम, जिसको अपन कहते हैं, इस पोर्टल पर सहकारिता की ऑन बोर्डिंग लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। और इस जेम पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी आपको यह बताना है। जेम पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्तमान में जुड़े हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपना सामान बेचना है तो वो जेम पोर्टल से जुड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बड़ी मात्रा में सामान खरीदना है तो वो जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद सकता है। और विभिन्न प्रकार के सरकारी ऑफिस जो हैं वो भी जेम पोर्टल के माध्यम से क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो ये जेम पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसों में जहां सामान की जरूरत होती है वो सामान इस पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाता है, और बहुत सारे विक्रेता यहां पर मौजूद रहते हैं। तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको ध्यान रखना है वस्तुओं के खरीदने और बेचे जाने का। तो यहां पर है जेम पोर्टल। इस जेम पोर्टल को अभी हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस पोर्टल पर सहकारिता की ऑनबोर्डिंग लॉन्च की है, यानी सहकारिता के संदर्भ में इस प्रकार के कई पहल जो है इस पर शुरू किए गए हैं। आपको बताना है ये जेम जो पोर्टल है वो कब शुरू किया गया था? तो हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री का तो नाम आप जानते ही हैं भैया, कौन है? अमित शाह जो है वो इस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। चलिए यहां पर क्या है? 9 अगस्त 2015, 9 अगस्त 2016, 9 अगस्त 2018, 9 अगस्त 2017। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? देखते हैं जरा, आपको आता है क्या? तो इसका राइट आंसर हम ही बता देते हैं। इसका राइट आंसर है 9 अगस्त 2016 जो है। इस 2016 को क्या किया गया था? जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस जो है इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। और यह क्या है? सरकारी विभागों के यह एक पोर्टल है, पहली बात तो यह ध्यान रखना। और ऑनलाइन पोर्टल, जिस प्रकार के व्यापार करने के अलग अलग पोर्टल हैं, कोई सामान बेचता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई खरीदता है, ये सब काम जिस प्रकार से किए जाते हैं ठीक उसी प्रकार से सरकारी ऑफिस में सामान की पूर्ति करने के लिए और सामान को खरीदने के लिए जिस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है? जेम है। और इस जेम पोर्टल की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, अगला क्या है। यहां पर है राष्ट्रमंडल 2022 का समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, यह बताना है। तो यहां पर देखिए भैया, राष्ट्रमंडल खेल एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और 2022 का है। और 2010 में आपको पता होगा भारत में आयोजित हुए थे, जिसमें राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला जो है उसके बाद में चर्चा में आया था। ये राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 2022 के थे और इनका आयोजन बर्मिंघम में किया गया था। बर्मिंघम जो है वो कहां पर है स्तर? वो इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड का इस पूरी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान रहा था पदक तालिका में, आपको पता है। ये और 2026 का जो आयोजन है वो कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस पूरी प्रतियोगिता में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा था। इसके अलावा मेरे मित्रों, इसका जो शुभंकर है, इसका शुभंकर वो क्या है भैया? इसका शुभंकर क्या है? पहले पेरीदाबुल, क्या है भैया? पेरीदाबुल है, पेरीदाबुल
बुल 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 बुल, पेरी द बुल इसका शुभंकर है। आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, वो आदर्श वाक्य है मेरे दोस्तों यहां पर प्ले फॉर ऑल्स, प्ले फॉर ऑल्स, प्ले फॉर ऑल्स, ये क्या है? इसका आदर्श वाक्य है। प्लस इसके बाद ध्यान रखना है भारतीय ध्वजावाहक, भारतीय ध्वजावाहक, ध्वजावाहक कौन रहे उद्घाटन सत्र के दौरान? तो ध्यान रखना है पीवी सिंधु जो है वो उद्घाटन सत्र के दौरान जो है वो क्या रही? ध्वजावाहक रही। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में ये सवाल कई लोग जो है ना वो आंख बंद करके पढ़ते हैं। पेपर में मैंने पीछे देखा था, ऐसा ही भर्ती परीक्षा में इस तरीके के सवाल आए थे। ठीक है, हाँ जी। अनेबल टू कनेक्ट चैट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो चैट आपके, मेरे पास कमेंट शायद नहीं आ पा रहे होंगे, तो OBS डिस्कनेक्ट बता रहा है। चलिए जरा बताइए दोस्तों, क्या आवाज़ तो मेरी एकदम सही आ रही है आपके पास या नहीं आ पा रही है? आवाज़ सही आ रही होगी मेरी उम्मीद है, हाँ जी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि निकत जहरीन और अजंता शरत कमल जो है, जिन्होंने अभी हाल ही में इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग जो है, इस बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो अभी हाल ही में प्राप्त किया। इन्होंने टेबल टेनिस के अंदर जो है वो अजंता शरत कमल ने भी क्या किया? गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ए व ब दोनों आंसर आपके क्या हैं? सही हैं। ए व ब दोनों आंसर आपके एकदम क्या हैं? सही हैं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को कमेंट आपके नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कहीं आप तक आवाज़ जा नहीं रही हो? क्योंकि आपके कमेंट आने हो गए हैं बंद, तो पता नहीं चल रहा। चेक करते हैं, अभी 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा मेरे दोस्तों, उसके बाद आप तक हमारी आवाज़ पहुँच जाएगी एकदम भन्नाट तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। हाँ चलिए, तो आप इतने में याद कर लीजिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये निकत जहरीन और अजंता शरत कमल जो है, इन दोनों के द्वारा समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व किया गया था। इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, बर्मिंघम में आयोजन 2026, ऑस्ट्रेलिया, शुभंकर, पेरी द बुल और आदर्श वाक्य प्ले फॉर ऑल्स, भारतीय ध्वजावाहक पीवी सिंधु इसके अंदर रही। चलिए, इसके बाद अगला सवाल जो है वो 6 नंबर सवाल है मित्रों। क्या है देखो, 9 अगस्त 2022 को नेताजी से जुड़े स्थल पादांग को किस राष्ट्र ने अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? एक देश है जिससे जुड़े हुए थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई बातें हमें देखनी है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी का मतलब यहाँ क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर 9 अगस्त 2022 को इनसे जुड़े हुए एक स्थान है जिसका नाम है पादांग। ये कहां पर स्थित है और उस देश ने इस पादांग स्थल को क्या कर दिया है? राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय स्थल जो है वो घोषित किया। ऐसा कौन सा देश है? जब भारत के आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उस वक्त भारत से जुड़े हुए एक स्थान, भारत से जुड़े हुए व्यक्ति से संबंधित एक स्थान को यहां इन्होंने राष्ट्रीय स्थल जो है उसके रूप में क्या किया है? घोषित किया है मेरे मित्रों। उस आपको देश का नाम बताना है। क्या फ्रांस है, क्या सिंगापुर है, क्या वियतनाम है, क्या कंबोडिया है? इनमें से किसी के साथ बताइए। अभी हाल ही में वियतनाम और भारत के बीच में आपको पता होगा एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, आपको पता होगा हरियाणा में। कहां पर भैया? हरियाणा में आयोजित किया गया। और यहां पर है नेताजी से जुड़ा हुआ एक स्थल है पादांग, और उसको किस राष्ट्र ने अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? उस देश का नाम है मेरे दोस्तों सिंगापुर। क्या नाम है? सिंगापुर देश है, जो दुनिया में एक तरीके से सबसे महंगा शहर माना जाता है, उसका नाम क्या है? सिंगापुर है। कंबोडिया इसका सही आंसर नहीं है, वियतनाम भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है।
फ्रांस से हमने कौन से विमान खरीद रखे हैं, राफेल विमान खरीद रखे हैं, और इसके लिए अलग से हमने एयरफोर्स में एक स्क्वाड्रन जो है वो भी क्या कर रखा है, बना रखा है। तो मुझे लगता है कि आपको 9 अगस्त 2022 को नेताजी से जुड़े पदांग स्थल के बारे में पता चल गया होगा कि यह स्थल कौन से देश से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है वो कहां से है, सिंगापुर से है भैया। कहां से है, सिंगापुर से इसका संबंध है, और सिंगापुर ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कंपनी की किस वैक्सीन को बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, जो देश की पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन होगी। इस प्रकार की पहली वैक्सीन होगी, उस वैक्सीन का आपको बताना क्या है भैया, नाम बताना है। चलिए बताइए, तो बताइए केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कंपनी को किस वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें बड़ी बात क्या है सर, बड़ी बात है पहले से जो वैक्सीन दी जा रही है उसके स्थान पर दूसरी वैक्सीन को बदलकर बूस्टर डोज के रूप में दिया जाना, यह पहली बार देश में होने जा रहा है, इससे पहले नहीं हुआ है, इसलिए यह बड़ी बात है। तो आप बताइए कि केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई वैक्सीन कंपनी है एक, कौन सी कंपनी सर, यह है बायोलॉजिकल ई कंपनी। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आप बिना पढ़े इस बायोलॉजिकल ई कंपनी के नाम से ही कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन का संबंध बायोलॉजिकल ई कंपनी के माध्यम से नहीं है, यानी इस कंपनी से इसका कोई संबंध नहीं है। शायद मुझे लगता है कि आपको यह बात पता चल रही होगी। इसके बाद है कार्बोवैक्स और जाइकोव डी। कार्बोवैक्स वो वैक्सीन है जिस वैक्सीन को क्या कर दिया, अभी मंजूरी प्रदान कर दी है, और यह देश की पहली प्रोटीन सबम्यूटेंट आधारित जो वैक्सीन है वो क्या है आपकी, यहां पर कार्बोवैक्स वैक्सीन है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि अभी हाल ही में सरकार ने इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करने की क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। तो बूस्टर डोज का मतलब है पहले से आपको वैक्सीन फर्स्ट और वैक्सीन सेकंड 2 प्रकार के वैक्सीन के इंजेक्शन आपको जो है वो लगाए गए हैं। इसके स्थान पर अब एक बूस्टर डोज जो दी जाएगी, पहले आपने चाहे कोवैक्सीन ली है चाहे कोविशील्ड ली है, ये कोई सी भी ली है, इनके स्थान पर कार्बोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी है। इन दोनों को छोड़कर आपको नई वैक्सीन दी जाएगी। इस प्रकार का देश में यह पहला मामला होगा, यह ध्यान रखना है। इसकी मंजूरी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दी है। कौन सी कंपनी की दवा है ये कार्बोवैक्स, तो बायोलॉजिकल ई कंपनी की ये दवा है, ये ध्यान रखना है। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन लंबे समय से भारत में वैक्सीन फर्स्ट और सेकंड के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। जाइकोव डी जो है वो भारतीय है, लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है कार्बोवैक्स जो है इसको 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, और बूस्टर डोज के रूप में इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और यहां लिखा हुआ है जो देश की पहली प्रोटीन सब यूनिट जो है इस पर आधारित वैक्सीन है। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोवैक्स किस पर आधारित वैक्सीन है, मृत वायरस पर है या जीवाणु पर आधारित है या किस पर आधारित है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन पर, प्रोटीन सब यूनिट आधारित एक वैक्सीन है जिसका नाम हमने क्या लिया है, कार्बोवैक्स लिया है। तो मुझे लगता है कि आपको यह बात अब समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, राज्य में 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, राज्य में किस योजना के तहत 9 से 12वीं तक यानी आरटीई के तहत, यहां इन्होंने छोड़ दिया है बच्चों ने, कोई बात नहीं, राज्य में आरटीई है, यहां पर क्या है, आरटीई। इस आरटीई राइट टू एजुकेशन जो है उसके माध्यम से हम लोग बातचीत करें, राइट टू एजुकेशन की, ठीक है। तो यहां पर देखिए राइट टू एजुकेशन जो है इसके माध्यम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार अब ये एक काम सोच रही है। कौन सा काम, ये आरटीई जो है, ठीक है, यहां पर है। तो आरटीई के तहत 9 से 12वीं तक कक्षा तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार स्तर 2022-23 से ही कौन सी योजना शुरू करने जा रही है, निःशुल्क शिक्षा बच्चियों को दी जाए। अभी देखिए आरटीई 2009 जो है ना, आरटीई 2009, इसके माध्यम से, ठीक है, किस वर्ष के, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।
अब बात कर रहे हैं 9 से 12वीं तक की छात्राओं को भी इसमें क्या किया जाए, 9 से 12 तक की छात्राओं को भी इसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए, पूरे राज्य भर की बच्चियां। और वो कार्य किस स्तर से शुरू होने जा रहा है, 2022 और 23, यानी जो सत्र अभी चल रहा है उसी सत्र की हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अब रिकॉर्ड में ही संभव हो पाएगा, ठीक है। 2023 से कौन सी योजना शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार, जिसके माध्यम से ऐसा होगा, मुख्यमंत्री बेटी साक्षर योजना, इंडिया शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, मुख्यमंत्री, ये इंडिया नहीं है, इंदिरा है, ये क्या है, इंदिरा है, इंडिया नहीं है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना, मुख्यमंत्री इंदिरा बालिका योजना। तो मेरे दोस्तों ये इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। आपके कमेंट मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों तो ये समझ में आ रहा होगा और मैं जो बात बोल रहा हूं वो भी आपको समझ में आ रही होगी। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना जो है, इस योजना के माध्यम से सरकार क्या करना जा रही है, यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9 से 12वीं तक की कक्षा की छात्राएं जो है, और उसके बाद जैसे आरटीई के अंदर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें जो है उनका पुनर्भरण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा ही जो है वो अब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए 9 से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी इसका लाभ दिया जाना जो है वो सरकार शुरू करने जा रही है। और कौन सी योजना है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इसको सरकार इसी सत्र से यानी 2022-23 के सत्र से शुरू करने की सोच रही है या उसका विचार विमर्श कर रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। लंपी वायरस पर नियंत्रण के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी लॉन्च की गई है। कल की तारीख में आपको पता होगा कि लंपी वायरस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने पहली स्वदेशी वैक्सीन जो है वो क्या कर दी है, लॉन्च कर दी है। उसका नाम क्या है, लंपी प्रोवैक्स, लंपी कोवैक्स, लंपी कार्बोवैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये लंपी वायरस जो है वो ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, पशुओं पर सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, खतरनाक प्रभाव छोड़ रहा है। और यह एक स्किन डिजीज है, यानी स्किन पर इसके माध्यम से गांठें जैसी बन जाती है पशुओं के, और यह एक त्वचा संबंधी रोग, ये स्किन लिख दिया मैंने, फिर भी कुछ लोगों को समझ में ना आए तो मैंने यहाँ त्वचा भी लिख दिया है। इससे संबंधित ये क्या है, रोग है। और इससे संबंध में एक जो नियंत्रण करने के लिए पहली स्वदेश में बनाई गई एक वैक्सीन जो है इसको लॉन्च किया गया है कल, जिसका नाम क्या है, लंपी प्रोवैक्स है। लंपी प्रोवैक्स नाम की एक वैक्सीन है जिसको कल क्या किया गया, लॉन्च किया गया। 4-5 राज्य हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव इस लंपी वायरस के देखे गए हैं। हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है इस लंपी वायरस के माध्यम से। और अलग अलग राज्य जो हैं वो इस पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग लाखों दवाओं के डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उतनी दवा किसको मिल पाती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी भी इसे महामारी घोषित नहीं किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंपी वायरस पर नियंत्रण के लिए लंपी प्रोवैक्स जो वैक्सीन है ये स्वदेशी आधारित वैक्सीन है, जिसको अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद 10वां सवाल मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाया गया है। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों अभी हाल ही में चेन्नई क्या है सर, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। यहां पर क्या किया गया था, शतरंज ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड जो है, ओलंपियाड, इस ओलंपियाड का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, जिसका शुभंकर क्या था सर, थम्बी जिसका शुभंकर था। और जिसकी मसाल रिले की शुरुआत जो है वो किसने की थी, पीएम ने। और इसके अलावा विश्वनाथ आनंद जो है इन्होंने मसाल की शुरुआत की थी। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया था, पीएम के द्वारा किया गया था। और ऐसा पहला मौका था जब इस समय शतरंज ओलंपियाड के लिए मसाल रिले का आयोजन किया था। आगामी वर्षों में अब रिले जो है वो प्रति वर्ष जैसे जैसे इसका आयोजन होगा वैसे चलेगी, लेकिन वो उसकी शुरुआत हिंदुस्तान से ही होगी। अभी हाल ही में नए भारत के पी प्रणव जो है वो 75वें क्या बने, ग्रैंड मास्टर बने। 75वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बने हैं, ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है ग्रैंड मास्टर 75वें शतरंज के वी प्रणव बने हैं। आर प्रज्ञानंद जो है वो आपको पिछले दिनों खूब चर्चा में आए थे, आपको पता होगा। विश्वनाथ आनंद भारत के फर्स्ट जो है वो क्या थे, ग्रैंड मास्टर थे। आर्कडी इवोरकोविच जो है इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट, इनको क्या बनाया गया,
प्रेसिडेंट बनाया गया है और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? विश्वनाथ आनंद को वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो यहां पर विश्वनाथ आनंद को बनाया गया। तो भारतीय जिनको विश्व में भारतीय को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई है, उनका नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। वी प्रणव जो है वो 75 में ग्रैंड मास्टर बने शतरंज के अभियाली में। चेन्नई तमिलनाडु से ही इनका संबंध है। देखिए विश्वनाथ आनंद का, आर प्रज्ञान का और वी प्रणव जो है इन सब का संबंध भी कहां से है भैया? तमिलनाडु से ही संबंधित है। ये सब कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु के सीएम जो है वो एम.के. स्टालिन है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं फटाफट, आपके कमेंट आ नहीं पा रहे हैं तो इस वजह से मैं आपको वापस सारी बातें रिवाइज कर देता हूं और पिछले 2-3 दिन में हमने क्या पढ़ा है वो सारी बातें भी रिवाइज में फटाफट करता हूं। आप लगातार जो है इन बातों को सुनिए ताकि आपका पूरा का पूरा 3 दिन के जो करंट अफेयर्स के सवाल है वो सारे आपके रिवाइज हो जाएं। आज हमने सबसे पहले बातचीत की विश्व जैव ईंधन दिवस अभी हाल ही में 10 अगस्त को बनाया गया है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल था दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, वो राष्ट्र को समर्पित किया है और यह कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो पानीपत हरियाणा में इसको बनाया गया है। इसके बाद अगला सवाल था 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनने का यह सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ है। यहां पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस पोर्टल पर सहकारिता की ऑन बोर्डिंग लॉन्च की अभी हाल ही में। इस जेम पोर्टल की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 2016 को की गई थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय दल का नेतृत्व निकत जहरीन और अजंता शरद कमल के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 9 अगस्त 2022 को नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए स्थल पदांग को राष्ट्र ने अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। वो राष्ट्र कौन सा है? उसका नाम है सिंगापुर मेरे दोस्तों। इसके बाद है हाल ही में केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कंपनी की किस वैक्सीन को बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? जो देश की पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन होगी वो नाम है कार्बोवैक्स। इसके बाद मेरे दोस्तों अगला सवाल है राज्य में आरटीई के तहत 9 से लेकर के 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु 2022-23 से ही कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? राजस्थान सरकार, तो उसका नाम होगा इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। यहां ध्यान रखना इंदिरा शक्ति है, ये इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है। इसके बाद है लंपी वायरस पर नियंत्रण के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, तो वो लंपी प्रो वैक्सीन नाम उसका रखा गया है। इसके बाद अगला सवाल है किस भारतीय को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो विश्वनाथ आनंद जो है इनको वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाया गया है। चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था और 75वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में भारत के कौन बने हैं? तो वी प्रणव बने। ये रोमानिया में आयोजित, रोमानिया जो है यहां पर आयोजित एक प्रतियोगिता में जीत कर इन्होंने क्या कर लिया है? इस कीर्तिमान को स्थापित कर लिया है। इसके बाद मेरे दोस्तों आपको कल कौन कौन से सवाल कराए थे उनका भी आपके सामने रिवाइज करवाते हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो उनका नाम है वी प्रणव, जो कि चेन्नई से संबंधित है मेरे दोस्तों। इसके बाद भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों का अभ्यास वज्र प्रहार कौन सा संस्करण अभी हाल ही में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, तो वो उसका 13वां संस्करण है। इसके बाद मेरे दोस्तों 9 अगस्त 2022 को नागासाकी दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो 77वीं वर्षगांठ बनाई गई और भारत छोड़ो आंदोलन की अभी हाल ही में 80 वर्ष पूर्ण हुए हैं और भारत अपनी आजादी के 75वां वर्ष जो है वो मना रहा है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई। इससे संबंधित क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह थे। बाद में इनको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में फांसी की सजा दे दी गई। रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफ एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर गुजरात में किया जाना है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा गांधीनगर में आयोजित होने वाले डेफ एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है, पाथ टू प्राइड रखी गई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारणों में स्वदेशी महिला जो है इनकी भूमिका को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये इस बार की थीम रखी गई है। SSLV EOS 02 जो है वो अभी हाल ही में क्या हो चुका है? असफल हो चुका है, जो कि एक रॉकेट लॉन्च व्हीकल था। 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ अभी हाल ही में भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को कैसे बेहतर बनाया जाए इस बारे में है।
राजस्थान का कौन सा जिला है जो संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण के मामले में पूरे राजस्थान में सर्वोच्च स्थान पर रहा, तो वो बारां है। ठीक है, चबड़ा जो है छबड़ा बारां में स्थित है, जहां पर जो थर्मल पावर की स्थापना की गई है। अंता बारां में भी यहां पर पावर स्टेशन बनाया गया है। इसके बाद है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया, तो इसका नाम है नल्ला थम्बी कल्ला इसेली जो है इसेल्वी, इनको बनाया गया है। इसके बाद अगला सवाल, यूं ही नहीं होती है हाथ की लकीरों के, ये सब बातें हमारी हो चुकी है, विज्ञान की बात हो चुकी है। 9 अगस्त को हमने आपको क्या पढ़ाया था उस पर भी जरा सुन लीजिए क्या बात थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निकत जहरीन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था, बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो थी उसने रजत पदक जीता था, और क्रिकेट में भी भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता, हॉकी में पुरुष टीम ने रजत जीता और महिलाओं की टीम ने कांस्य पदक जीता था। ये ध्यान रखना, भारत जो है वो पूरी स्पर्धा के अंदर चौथे स्थान पर रहा था। सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, भारत ने इसमें 61 पदक प्राप्त किए थे। इसके बाद मेरे दोस्तों अगला सवाल है, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 22 गोल्ड मेडल। 2022 का वर्ष है, देखो याद कैसे करें, रिलेट करो चीजों को। 2022 का वर्ष है और 22 गोल्ड मेडल भारत ने क्या कर लिए हैं, इस प्रतियोगिता में जीते थे, ध्यान रखना। और 22 से एक ज्यादा क्या होता है सर, अगला आने वाला वर्ष 23 है, तो 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। अब इन्हीं बीच की संख्या एक होती है, यानी पहले की संख्या 16, वो 16 भारत ने सिल्वर मेडल जीते हैं। और पदक तालिका में भारत के स्थान की बातचीत की जाए तो भारत का चौथा स्थान इसमें रहा। अजंता शरद कमल और चिराग सात्विक की टीम ने बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर भारत को कौन सा पदक दिलाया, तो इसमें स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में बात करें तो टोटल भारत ने 61 पदक जीते, 22 जिसमें स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता था, ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा, पहला ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा इंग्लैंड का और तीसरा स्थान कनाडा का रहा और चौथा स्थान भारत का रहा। भारत सरकार ने किस देश को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश अभी हाल ही में किया है, तो मलेशिया को भारत जो है वो अपने 18 तेजस लड़ाकू विमान बेचने जा रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद सर अगला सवाल था, युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए बड़े चलो अभियान 5 अगस्त 2022 से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी, अभी हाल ही में 80 वर्ष अपनी आजादी के इस उत्सव के पूरे हो चुके हैं। और साइमन गो बैक तथा क्विट इंडिया इस प्रकार के नारों को देने वाले व्यक्ति यूसुफ मेहर थे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम चेयरमैन राजीव अरोड़ा के अनुसार अभी हाल ही में राजस्थान की ऐसी जगह जहां पर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी वो उदयपुर है। ठीक है जी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में 9 अगस्त को मनाया गया, तो ध्यान रखना 867वां, 6 7 8 याद कर लीजिए, 8 6 7 6 7 8 ऐसे। तो चलिए अगला सवाल था आपके सामने, नवनिर्वाचित हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो राजस्थान से संबंध रखने वाले जगदीप धनखड़ साहब हैं। और आपको पता होगा यूयू ललित को, यूयू क्या है, ललित को क्या कर दिया गया, भारत के नए CGI अपॉइंट कर दिए गए हैं कल की तारीख में। भारत के नए CGI के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, यूयू ललित को अपॉइंट किया गया मेरे दोस्तों। इसके बाद में कुछ सवाल और बच गए, वो भी बता दो। भारत के नए उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सत्य कथन बताना है, तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे और झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील से संबंधित है और मार्गरेट आल्वा को हराकर इन्होंने चुनाव में सफलता हासिल की। शेखावाटी और राजस्थान से ये दूसरे उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों 11 तारीख को क्या करने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में सत्य कथन क्या बताना है, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन जो है इन्होंने रेसलिंग में, अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है और सुधीर कुमार ने पावर लिफ्टिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अब्दुल्ला अबूबकर ने ट्रिपल जंप में और एल्डोस पोल ने गोल्ड मेडल जो है वो ट्रिपल जंप के अंदर प्राप्त किया। इसके बाद में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से SSLV D1 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम EOS-02 रखा, लेकिन वो असफल हो गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को अभी हाल ही में मनाया गया है। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन कौन सा है जिसने हाल ही में अरब सागर में समुद्री टोही व निगरानी मिशन को पूरा किया, और यह पूर्णतः महिला आधारित एक स्क्वाड्रन था जिसका नाम INAS 314 था।
इसके बाद है वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष ट्रिपल जंप इवेंट में भारत को पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम जो है वो पी थिरुमरन था और ऐसा करने वाले इस प्रतियोगिता में वो भारत के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने अभी अगले सीजीआई बन चुके हैं भैया, कल उनको अपॉइंट कर दिया गया लेकिन शपथ ग्रहण नहीं किया, शपथ ग्रहण 27 तारीख को करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एनवी रमन्ना के स्थान पर हमारे उदय उमेश ललित जो है वो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पूजा सियाग ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक इन्होंने रेसलिंग के अंदर प्राप्त किया। इसके बाद था कॉमनवेल्थ 2022 में पुरुष लॉन बॉल जो टीम है उसने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। और महिला लॉन बॉल टीम जो है उसने स्वर्ण पदक जीता। हॉकी में महिलाओं ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक और पुरुषों ने रजत पदक प्राप्त किया। और क्रिकेट में महिलाओं ने रजत पदक प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो हॉकी टीम ने भारतीय ने कांस्य पदक जीता और पुरुषों ने रजत पदक जीता। इसी के साथ आज के ज्ञान की कथा को समाप्त करते हैं। सभी मेरे बंधुओं को आपके रक्षाबंधन के आने वाले इस बहुत ही शानदार भरे त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सब आनंद के साथ आज के इस पूरे त्योहार को मनाएं। आज और कल 2 दिन ये रहने वाला है, आपको पता होगा इस बात का। तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन के साथ। आज आपके कमेंट आ नहीं पा रहे हैं तो मेरे दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलूंगा मैं आप सभी से ठीक 5 बजे कुछ नई खबरों को लेकर के, और आपकी परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स के सवालों को रटाने की हमने जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को बखूबी हम पूरा करेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी आनंद पूर्वक इस रक्षाबंधन के पवित्र और प्यारे त्योहार को मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू मित्रों।